नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपके हक की आवाज उठाने वाला शो यानी जवाब तो चाहिए अपने मन पसंदीदा चैनल में यानी सुदर्शन न्यूज पर। देखिए, इजराइल की फौज ने वेस्ट बैंक में एक मस्जिद को निशाना बनाया है। खबर बस इतनी नहीं है, उस मस्जिद के अंदर शरणार्थी कैंप में थे लोग, लेकिन वहां पर आतंकी भी छिपे थे। इजराइल ने उन्हें निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने उस मस्जिद को आड़ बनाकर, साथ ही आम लोगों को ढाल बनाकर उनका इस्तेमाल किया है। ऐसा ही कुछ दिन पहले हुआ था जब चर्च में, आपको बता दूं, मिसाइल दागी गई थी। वहां पर भी 18 लोगों की मौत हो गई थी। हमने कितनी बार यह खबर आपके सामने रखी है कि कैसे इजराइल के खिलाफ हमास ऐसे युद्ध लड़ता है जिससे उसकी मंशा पर ही शक हो जाता है। रिहायशी इलाके के अंदर से रॉकेट दागे जाते हैं, फिर इजरायली सेना के द्वारा, उनकी एयरफोर्स के द्वारा जब उसको ट्रैक किया जाता है और वहां मिसाइल वापस गिरती है उसी जगह पर, तो आम लोग शिकार बन जाते हैं। पर जहां आम लोगों को उन्होंने इतना बरगला रखा है कि यह लड़ाई धर्म की है, तो क्या आम लोग इस गलतफहमी में मारे जाएंगे? क्या हमास की लड़ाई में ये लोग महज प्यादों की तरह हैं जिनकी कुर्बानी देने में मुझे तो नहीं लगता हमास को कोई परेशानी होने वाली है। हिजबुल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमास के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब इजराइल ने रविवार को कहा है कि उसने वेस्ट बैंक के जेनिन के अंदर में एक मस्जिद पर हवाई हमले में हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी गुर्गों को मार डाला जो हमलों की योजना बना रहे थे। तो उनका कारण था कि वो हमले की योजना बना रहे थे। हमला जो हुआ है अल अंसार मस्जिद पर हुआ है, जिसके बारे में इजरायली सेना ने कहा कि आतंकवादियों ने इसका इस्तेमाल हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए एक कमांड सेंटर के रूप में किया था। अब क्या है यह पूरा मामला? इजरायली सेना ने यह भी कहा कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया वे पहले ही पिछले महीनों में कई आतंकी हमले कर चुके हैं और एक अतिरिक्त आसन आतंकी हमले का आयोजन भी कर रहे थे। अब यह ठीक है, पर बात जब गाजा की करें तो फिलिस्तीनियों का कहना है कि उन्हें इजरायली फौज ने उत्तरी गाजा के दक्षिण में जाने के लिए कहा है। एक तरफ से इजरायली सेना मौका भी दे रही है और एक तरफ से हमले भी किए जा रहे हैं। अब यह पूरी कहानी क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले अपने बचाव के लिए अपने धर्म का सहारा लेना, अपने ही लोगों को मारना, यही होती है एक आतंकवादी की पहचान। ये हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध का आज 16वां दिन है, लेकिन संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा के हमले का इजराइल भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। वो लगातार हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है, वो उनको चुन चुन कर मार रहा है। इजराइल ने रविवार को दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक के जेनिन में एक मस्जिद पर हवाई हमला कर हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी गुर्गों को ढेर कर दिया। ये आतंकी किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इजरायली सेना ने उन्हें ढेर कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके बारे में जानकारी देते हुए इजरायली सेना ने कहा कि आतंकी हमास इस मस्जिद का इस्तेमाल हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए एक कमांडर सेंटर के रूप में कर रहे थे। इससे ये तो साफ हो जाता है कि इनके लिए धर्म ही आतंक का सहारा है। लेकिन ये जिहादी ये भूल जाते हैं कि आतंकी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है, इसकी बात कही जा रही है। लेकिन विनाश क्यों निश्चित है? अगर आप एक धार्मिक स्थान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से आप रॉकेट दाग रहे हैं, उसके जवाब में अगर कोई हमला होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए कि क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था उस समय और एक्सपर्ट्स की राय क्या है, मुस्लिम स्कॉलर्स की राय क्या है, धर्मगुरुओं की राय क्या है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक शानदार पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मैं स्वागत करना चाहूंगा अभी सभी एक्सपर्ट्स का।
मेरे साथ मैं स्वागत करता हूं BS निगम साहब का, पूर्व राजनयिक हैं, असगर खान का है मुस्लिम अधिवक्ता, वो मेरे साथ अधिवक्ता के तौर पर यहाँ जुड़ रहे हैं, सैयद असगर मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर वो यहाँ पर हमारे साथ हैं, मेजर जनरल अभय कार्की रक्षा विशेषज्ञ वो भी साथ में हैं, कमांडर चक्रपाणी रक्षा विशेषज्ञ और अमितोष पारेख वे प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमला ये एक मस्जिद पे हुआ। शुरुआत करते हैं हम खबर जो हम राय लेते हैं, सबसे पहले हम मुस्लिम स्कॉलर से राय लेते हैं। पहले शुरुआत करते हैं सैयद असगर आपसे, क्या आपको लगता है इस तरीके का अगर इस्तेमाल हमास के द्वारा या वेस्ट बैंक में मौजूद इस्लामिक जिहाद संगठन जिस तरीके का आरोप इजराइल लगा रही है कि आप एक मस्जिद के अंदर बैठ के जहां पर आम लोग शरणार्थी कैंप में तो थे लेकिन आपने उसको कमांड सेंटर बना लिया, कितना गलत कितना सही आपके लिहाज से आप क्या कहेंगे इसका? हुआ है, यही बात माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही थी कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है उसको चाहिए कि वो उसको खाली करे। तो दरअसल तो इजराइल का वजूद ही दुनिया के लिए खतरनाक था और अब धीरे धीरे करके ये युद्ध जो है धर्म युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले तो ये हमास की और इजराइल की लड़ाई कह सकते थे, फिलिस्तीनियों की आजादी की लड़ाई कह सकते थे, लेकिन अगर इसके अंदर अरब लीग आ गई या अरब मुल्क अगर आएंगे तो फिर ये वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो जिस तरह से इजराइल कार्रवाई कर रहा है वो अपनी कार्रवाई को सही करार दे रहा है। अपने तौर पर अस्पतालों पर हमला करना और मासूमों को मारना, मस्जिदों पर हमला करना, नहीं, ठीक है सैयद असगर जी, आपने ये बात कही। देखिए शिवम जी मेरी बात सुनिए, हम तो स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं, वो लोग जंग लड़ रहे हैं, वो लोग जंग लड़ रहे हैं। भारत ने भी, मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आज उन्होंने अपने मदद वहां पर भेजी है भारत ने, और भारत का स्टैंड हमेशा से शुरू में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इजराइल के लिए, फिर उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए ये बात कही कि फलस्तीन की तरफ भारत खड़ा हुआ है। तो देखिए भारत का स्टैंड असगर जी मैं आपको बता दूं, भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। मैं आपको ये बताऊं कि स्टैंड हम किससे ले रहे हैं, हम जिसके साथ खड़े हैं वो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन से कोई दुश्मनी है, लेकिन गाजा में अगर हमास जो हरकत कर रहा है, वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद जो कर रहा है, हिजबुल्लाह जो कर रहा है, उसका साथ आप नहीं दे सकते। और दूसरा इस बात का सबूत भी पेश करने की बात की गई थी कि किस तरीके से जो 500 लोग मारे गए थे अस्पताल के हमले में, जो कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, उसमें भी हमास के इस्लामिक जिहाद का ही रॉकेट वहां पर आके गिर गया था। ठीक है, आपकी मैंने टिप्पणी यहां पर ले ली, धर्म का युद्ध ये बनता जा रहा है लेकिन इसको बनना नहीं चाहिए था, बात आपकी सही है। ठीक है, मेजर जनरल कार्की, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है सर, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मदद सामग्री भेजी गई है, खाली ट्वीट नहीं किया गया, मदद तक भेज दी गई है, भारत शांति के लिए मुख्य भूमिका निभा सकता है, बिल्कुल निभा भी रहा है। और अब ये बात भी मैं सबको सकता है क्योंकि भारत की बात मानी जाती है दुनिया भर के अंदर, मानी जा रही है, और क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं, हम समझते हैं कहां पर कहां मदद देनी चाहिए, कहां नहीं देनी चाहिए। भारत का कद बड़ा है, भारत मध्यस्थता कर सकता है शांति के लिए मिडिल ईस्ट में, और भारत को करना चाहिए। ठीक है, भारत को जो करना चाहिए भारत वो करता रहेगा। मेजर जनरल कार्की, ठीक है आपकी राय हमने ले ली। जनरल कार्की साहब आप ये बताइए कि अब दोबारा से वही पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों से रॉकेट पहले दागे जाते थे, हमास के द्वारा दागे जाते थे, लोगों का क्या कसूर है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वहां से रॉकेट दागे जाते हैं तो इजराइल अगर जवाबी कार्रवाई करती है तो उसमें जो लोग मर जाते हैं फिर एक हल्ला मचता है कि नहीं देखिए आपने आम नागरिकों को यहां पर शिकार बनाया है। कितना गलत कितना सही सर? धन्यवाद शिवम। इसमें देखने वाली बात यह है कि पहली बात 7 अक्टूबर का जो हादसा हुआ, तो ये पूरी लड़ाई शुरू किसने की और क्यों की, ठीक है। और दूसरी बात देखने की है कि पिछले सालों में भी, जितने सालों से ये इजराइल का युद्ध चल रहा है, कि टैक्टिक्स क्या है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे वो हमास हो। हिजबुल्लाह आपका लेबनान में है, हमास आपके नीचे गाजा पट्टी में। ये रिहायशी इलाकों से रॉकेट्स दागते हैं, वहीं से फायरिंग करते हैं और पब्लिक के पीछे छुप जाते हैं। ये इतने कायर लोग बिल्कुल ठीक है करके तो अपनी पब्लिक को आगे कर देते हैं जी। अब इजराइल जो है वो एक पढ़ा लिखा देश है और एक डेमोक्रेसी है, जहां पे इसकी सेना जो है वो कहती है हम एथिक बेस्ड सेना है, मतलब हम मूल्य और सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। और वहां पे उनकी इंटेलिजेंस का आपको पता ही है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स हो रही हैं। और इसी के जब उनको पता है कहां पे ये छुपे हैं,
और ये ऐसे गीदड़ हैं कि हमेशा या तो रेफ्यूजी कैंप में छुपेंगे या किसी मस्जिद में या किसी चर्च में, किसी हॉस्पिटल में वहीं छुप के ये ऑपरेट करते हैं कि ये हमें ना मार पाए। जब इतना शातिर दुश्मन है जो ऐसे काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है, और इजराइल ने दिखाया बंकर, लोगों के नाम बताए कौन उसमें मारे गए। और जहां तक फिलिस्तीन और हिंदुस्तान का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री फिलिस्तीन में भी गए हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बातचीत की है। आज हमने उनको 38 टन एड भी भेजा हुआ है इजिप्ट के रास्ते। और फिलिस्तीन का जो 2 नेशन 2 स्टेट थ्योरी है जो पूरी दुनिया मानती है, हम भी उसको फॉलो करते हैं और हम भी उसको मानते हैं। और इतने सालों से जो शांति थी, इजराइल को एक एक करके हर अरब देश दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, इसके बीच में किसी को मिर्चा लगी है और किसी ने, और मिर्ची ऐसे लगी कि 5000 से 7000 रॉकेट यहां पर दाग दिए गए, जो कि बिल्कुल भी किसी भी देश को कबूल यहां पर मुझे तो नहीं लगता उसको किसी को मंजूर होने वाला है। असगर खान, वो भी मुस्लिम अधिवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। आप अपनी राय इसमें रखिए, किस तरीके से आप सोचिए, बिल्कुल जो मेजर जनरल कार्की ने कहा कायराना काम किया, आप शरणार्थी कैंप में जहां लोग ठहर रहे थे बचने के लिए, उसका इस्तेमाल कमांड सेंटर के रूप में कर रहे हैं। ये धर्म की आड़ इस तरीके से ली जाएगी क्या कि भाई आप वहां से प्लानिंग करेंगे, रॉकेट्स दागेंगे, फिर हमला होगा, फिर रोना मचेगा? आप क्या कहेंगे, इसका खंडन आप करते हैं क्या, ये कायराना हरकत का? सर देखिए, मेरा कहना यह है कि हालांकि यहाँ हमारा बोलना क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं सर, नहीं, हमें नहीं। अपने मुल्क को अपनी नहीं सुन ले, जब आपने सवाल किया पूरी बात सुन ले। हमें अपने मुल्क को, अपनी चीजों को, अपने रिश्तों को, अपनी तमाम तरक्की को उसको देखना है। लेकिन ठीक है, ये बात अच्छी है कि हम अगर पूरी दुनिया में भी कहीं बदअमनी हो रही है तो उसको भी हमें देखना चाहिए, और अगर उसको कहीं सुलझा सकते हैं या सही आदमी की मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हमारे मुल्क ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो मदद करने की फिलिस्तीन की कोशिश की है इसराइल के खिलाफ, वो सही है, हम उनको सलाम करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सही लोगों की सही टाइम में सही वक्त में मदद की है। लेकिन सवाल ये है कि जो आपका सवाल है कि भाई क्या, देखिए हम नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है हमास ने, हालांकि हमास को एक बिल्कुल टेररिस्ट की शक्ल में, टेरर ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में पेश किया जा रहा है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जा रहा है। एक मिनट ठीक है, आपको समय दूंगा सर, पर आप पेश किया जा रहा है, यही शब्दावली तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वही मैं उसको बताने जा रहा हूँ, पेश किया जा रहा है। बोलिए। ठीक उसी तरीके से है जैसे तालिबान को अफगानिस्तान में टेररिस्ट कह के हम सब पुकार रहे थे, आज उनको हम सरकार कह के पुकारते हैं। सर तालिबान सरकार पे चाहे है या नहीं है, पर उनका जो उनके कृत्य रहे हैं, जो उनके जो कर्म रहे हैं, वो जग जाहिर है किस तरीके से उन्होंने अत्याचार वहां पर किए। अब अगर आप ये बात कहते हैं तो ये एक रिटेलिएशन है मेरी नजर में, जो इजराइल ने बरसों से किया। आपका आंकड़ा है, मेरा नहीं, है आपका आंकड़ा है, 1,13,000 से ज्यादा आज भी इजराइलियों के कब्जे में फिलिस्तीनी और दूसरे लोग मौजूद हैं, मासूम हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं। पर शुरुआत ये आप देखिए कि उनको जब एक इलाका दिया गया, वो वहां पर बसने लगे, उसके बाद किसने उनको छेड़ा? ठीक है, आपका पॉइंट मैंने रख लिया, आप उसको आतंकवाद, आतंकी हमला उसको मान रहे हैं, लेकिन हमास को पेश करने पर क्लैरिटी आप नहीं देख रहे। चक्रपाणी जी, पहले इनका कॉमेंट लेता हूं, फिर आप पे आऊंगा। असगर जी, फिर आप पे आऊंगा। चक्रपाणी जी, इसको कैसे देखते हैं? ये तो धर्म की बात आ ही गई ना, चाहता तो कोई भी नहीं है। इन्होंने एक बात कही कि भारत को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलना मैं नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत तो सुपर पावर बनता जा रहा है ना, हर बात पे टिप्पणी कर रहा है। खाली क्या रूसी आगे रहे, अमेरिका आगे रहे, ब्रिटेन आगे रहे, इजरायली अपनी बात रखे, भारत भी अपनी बात रखेगा, मदद करेगा तो मदद करेगा, हमास को आतंकवादी संगठन बोलेगा तो बोलेगा। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले शिवम जी, आपका नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया मेरे अरे सर, आप आ रहे हैं, हमारे लिए बड़ी बात है सर, आप बोलिए। नंबर 2, सबसे बहुत अहम बात यह है, यह धर्म का मामला है ही नहीं, यह सिंपल है। इस्लाम अपने आप में महान है, लेकिन हमास टेररिस्ट है। ठीक है, इसको कृपा करके दोनों को मिलाए ना। अच्छा, एक टेररिस्ट पर वो आतंकी संगठन तो मिलाने की कोशिश कर रहा है ना सर, उसको मिलाने की आतंकी संगठन तो कोशिश कर रहा है ना। बिल्कुल, तो उसका जवाब कहां से आना चाहिए? जब भी कोई आतंकी संगठन इस तरह के मिलाप करने की कोशिश करेगा, वो धर्म को ही अपने आप को अंदर से बदल के उसको निकालना होगा, वरना उस धर्म का सर्वनाश होना निश्चित है। तो आप ये देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इंक्विजिशन के टाइम पे, और लेकिन क्रिश्चियनिटी ने अपने आप को बदला।
और मेरा विचार है और मेरा विश्वास तो है कुछ बदलाव कि आने इस्लाम भी कल बदलेगा और शुरुआत होगी सऊदी अरब से। ठीक है, बदलाव चाहे होगा नहीं बाकी होगा हमारे धर्म चक्रपाणी गुरु जी, हैं जो बदलाव जाना होगा चाहते नहीं हैं। होगा वो मुस्लिम स्कॉलर ज्यादा बेहतर बताएंगे। बीएस निगम साहब, आपकी मैं राय लेना चाहता हूं, अब क्या होगा फॉरेन डिप्लोमेसी में? जब फॉरेन डिप्लोमेसी में दो देश आपस में बात करते हैं समझ में आता है, एक आतंकवादी संगठन पर अगर एक देश हमला करता है तो ना तो 57 जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं वो सामने खुल के भी नहीं आ सकते, कोई भी जो देश है खुल के सामने नहीं आ रहा, हिजबुल्लाह सामने आ रहा है, हमास सामने आ रहा है, हूती सामने आ रहे हैं, ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या परेशानी कि खुल के सामने नहीं आ रहे? मौखिक तौर पर प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं, आंदोलन हर जगह हो रहे हैं, लेकिन खुल के कोई सामने आके ये नहीं कहता कि ठीक है तुम्हारी लड़ाई जो है हम लड़ लेंगे, हमारे पास तो पैसा है, फौज है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों नहीं कर रहा? क्या अटक रहा है? क्या कूटनीति में क्या वो पेंच फंस रहा है सर? देखिए शिवम जी, डिप्लोमेसी ये नहीं होती जो हो रही है। अंतरराष्ट्रीय लोग जितने भी, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो, ये जो जा रहे हैं ये केवल समर्थन दे रहे हैं। ठीक, तो समर्थन दे रहे अमेरिका हैं ने आप। तो एक सैनिक सहायता भी भेज दी है और उसने डाइवर्ट भी कर दिया है। जो यूक्रेन को जा रहे थे हथियार वो भी डाइवर्ट करके उन्होंने वहां भेज दिए। डिप्लोमेसी ये नहीं होती, ये तो आर्थिक सहायता होगी, ये तो सैनिक सहायता होगी। डिप्लोमेसी होती है कि हम बात करें कि ये तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम होना चाहिए, ठीक है, तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम जो आप चाहते हैं, लेकिन हमले हो रहे हैं बंद होने चाहिए। हम जी ठीक है, हमले ये चाहते हैं बंद हो जाएं, लेकिन वहां पर जो हालात इस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता युद्ध रुकने के कोई आसार हैं। हमारे साथ वे प्रवक्ता अमितोष भी हैं, आपका भी स्वागत है। आप भी अपनी कुछ राय रखें कि भाई किस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा, अधिवक्ता के द्वारा ये कहा गया कि ये बाहर का मामला है, हमें पहले अपने मामलात के बारे में, अपने मामलों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, एक रवैया अच्छा है भारत के प्रधानमंत्री का कि वो खंडन भी करते हैं, मदद भी भेजते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जो लड़ाई है, आप एक दूसरे धर्म के होने के नाते, यहाँ पे तो एक तरफ यहूदी हैं, एक तरफ मुसलमान हैं, हमास का जो रिप्रेजेंट है, हमास जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं, तो एक दूसरे धर्म के होने के नाते आपको क्या लगता है वहां पर ये जमीन की लड़ाई है या फिर धर्म की लड़ाई है? शिवम, सबसे पहले तो यहाँ पर जो विषय चालू हुआ था, ये लड़ाई जो थी ये एक टेरिटोरियल वॉर से अब और इसको और मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक कुल मिलाकर जितना भी एक्शन हमास के द्वारा करा जा रहा है वो कुल मिलाकर एक ज्यूइश होलोकास्ट में आ रहा है। आज आप देखिए, अगर ये जमीन की लड़ाई होती, ये अधिकार की लड़ाई होती, अगर टेरिटोरियल वॉर होता तो यूएन रिजोल्यूशन 242 हुआ था जिसके अंदर में एक शांति वार्ता हो गई, जो पीस ट्रीटी एक्सेप्ट कर ली गई थी इजराइल के द्वारा, पैलेस्टीन के द्वारा। लेकिन पैलेस्टीन मिलिटेंट्स ने 1972 में उस यूएन रिजोल्यूशन को नहीं एक्सेप्ट किया। 1973 में ब्लैक सितंबर में वहां पर इजराइल के एथलीट को मारा गया मॉस्को के अंदर में, ओलंपिक्स में। तो ये कुल मिला के जितना भी चलता रहा, अगर ये टेरिटोरियल वॉर होता तो यूएन रिजोल्यूशन हो चुका था, पीस ट्रीटी हो चुकी थी, इजरायली मिलिट्री थी उसको गाजा स्ट्रिप से विड्रॉ कर लिया था, लेकिन ये वहां नहीं खत्म होती है। ये लड़ाई होती है मस्जिदों से आह्वान की। ठीक है, ठीक है, अपने धर्म को फैलाने की। तो टेरिटोरियल वॉर नहीं है, दिस इज ऑल एन होली वॉर which is known as jihad in the holy Quran by the Muslims। सईद असगर जी फैलाने के लिए इस वॉर को करा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी राय, आपने जो बोला कि एक होली वॉर यहां पर बनती जा रही है। सईद असगर जी, आपको क्या लगता है? अब इन्होंने यहूदी की बात रखी, यहूदियों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो होलोकॉस्ट का जिक्र किया जाता है। यहूदी कोई ऐसे लोग तो है नहीं कि बहुत मजे में थे पहले कहीं और राज्य में, जर्मनी में हिटलर ने जो उनके साथ किया, मिलियंस में, इतने बड़े संख्या में उनके साथ नरसंहार किया गया, गैस चेंबर्स में डाल के उनको मार दिया जाता था। उनके पास अगर जमीन नहीं थी, उनको इजराइल में अगर एक जमीन मिली तो मिल बांट कर भी तो रहा जा सकता था ना सर। अब उनके बच्चे नहीं है क्या? उनकी औरतें नहीं है क्या? उनके लोग नहीं है क्या? ये कहना चाहता हूं, इस तरीके से भी तो देखा जा सकता था। हाँ शिवम जी, बात ऐसी है कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ना तो ये 7 अक्टूबर से शुरू हुई है, 4,500 साल पुरानी ये लड़ाई है। और जब 1967 के अंदर जब सारे यहूदी, पहले सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बिल्कुल बोलिए। 1967 के अंदर सारे यहूदी दुनिया भर के अंदर बिखरे हुए थे, तो उनको लाके प्लान के तहत इजराइल के फिलिस्तीन की जमीन पर बसाया गया और ये तय किया गया था कि यहाँ पर ये जमीनें नहीं खरीदेंगे और यहाँ पर ये रहेंगे। इसके बाद इन्होंने 1967 में जो 6 डे वार जो कहलाता है, 6 डे वार जो हुआ, उसके बाद 6 अरब मुल्कों को इन्हें हराया। उसके बाद अरब मुल्कों ने तेल का हथियार इस्तेमाल किया और उसके बाद पूरी यूरोपियन कंट्रीज ने इजराइल को इस बात पर आमादा किया कि वो पीछे हटे और फलस्तीन के कुछ हिस्से को वापस दे, फिलिस्तीन के कुछ हिस्से को वापस दिया गया था। 1948 के अंदर ये पहला
पहला एक ऐसा असंवैधानिक मुल्क है जो दुनिया की धरती पे बना, इजराइल। उसके बाद धीरे धीरे दुनिया ने इसको वरीयता दी, लेकिन इन्होंने अपनी सेना, अपनी सीमाएं बढ़ाते गए तो असगर जी 6 डे वॉर, 6 डे वॉर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, शुरुआत किसने करी थी? क्या इन्होंने शुरुआत करी थी? 7 अक्टूबर, आप बहुत बेहतरीन बात ये कह रहे हैं कि आज की लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये बहुत पुरानी है, लेकिन क्या ये बार बार छेड़ते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। आप एक मुल्क के नेता होने के, एक वहां के आप सदर होने के नाते या फिर राष्ट्रपति ऐसे होने के नाते, आप सोचिए आपके मुल्क पर 5-7 हजार मिसाइल कोई दाग देगा तो आप क्या उसका जवाब नहीं देंगे? अब हमास देखिए, ये अरे भाई मुल्क कहाँ है, वो तो अपनी सीमाएं बढ़ाते जा रहा है, उसके नक्शे बदलते जा रहे हैं। तो आप, मैं वही कहता हूँ, हमास, फिलिस्तीन, तमाम अरब देश में क्या नक्शा था, आज क्या नक्शा आ गया? ये मुल्क है क्या? तो जंग जब होती है, जब युद्ध होता है तो युद्ध से तो आप मौका दे रहे हैं। जनरल कार्की, आपकी बात पे अगर सहमत हैं तो जनरल कार्की आप बताएं, नहीं असहमत हैं तो आप बताएं, ठीक है आपकी बात मैं समझ गया, पर जंग बार बार कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उसका जवाब देते हैं तो वो तो आप इजराइल को मौका दे रहे हैं, आप इजराइल को मौका दे रहे हैं बढ़ने का। कार्की साहब, पहले कार्की साहब भाई, नहीं आगे क्यों, हम उसको तो खाली करना चाहिए ना भाई। ये बात कहां जाए खाली करके कहां जाए सर, कहां जाए? अरबों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, यहूदी कहां जाए? उसके बाद कब्जा यहूदी कब्जा बढ़ाया है, ठीक है, इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, जनरल हटाया नहीं है। कहां जाए खाली करके कहां जाए? मर जाए तो 1948 का नक्शा उठा के देखें, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, ठीक है। तो ये रवैया तो पसंद नहीं आएगा ना किसी को सर, ये रवैया पसंद नहीं आएगा, ये रवैया पसंद नहीं आएगा। जनरल कार्की, आपकी राय? नहीं, क्या मर जाए क्या? वो अपनी आत्मरक्षा का हक सभी को है, आत्मरक्षा का हक सभी को है, किसी को मनाही नहीं है, आत्मरक्षा का हक सभी को है, आपको भी है, मुझे भी है, इजरायलियों को भी है, यहूदियों को है, सभी को है, ठीक है। जनरल कार्की, 1 मिनट, जनरल कार्की आप बोलना शुरू करें। जनरल कार्की बोलेंगे, ठीक है। दूसरे की जमीन पे जीने का हक नहीं है जनरल कार्की, दूसरे की जमीन पे जाने के जीने, दूसरे की जमीन, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? वो भी तो 1000 साल पुराना इतिहास बताते हैं कि हम 1000 साल पहले यहाँ थे। अभी तो उस पे भी आएंगे। जनरल कार्की, पहले आप बोलना शुरू करें, मैं ऑडियो जनरल कार्की का ऑडियो अगर है तो जनरल शिवम जी नक्शा देखो, नक्शे हम देख रहे हैं, वही तो कह रहे हैं आप जंग को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? जनरल कार्की की ऑडियो में अगर प्रॉब्लम है तो अभितोष आपकी क्या राय है? नहीं, ऑडियो ठीक है, आप बोलिए। रुकने का इंतजार कर रहा हूं। नहीं, रुकने का इंतजार नहीं सर, समय निकल जाएगा, आप बोलिए। ओके शिवम, जैसा कि आपने बताया, हर बार जो है युद्ध अरब देशों ने शुरू किया है। यौम किपुर वॉर देख लीजिए आप, और उसके जवाब में जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस गई तो उन्होंने अपना विस्तार किया, जो कैप्चर्ड टेरिटरी थी उसको ले गया। पर यह भी ध्यान रखें कि जो 2 स्टेट थ्योरी है, जो बताते हैं कि 2 नेशन हो जाने चाहिए, उसका इजराइल ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन हर बार फिलिस्तीन की तरफ से उसको नकारा गया है। तो जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्ट दोनों ने करना चाहिए, ना कि एक करे। तीसरी बात यह है, जो हमले हो रहे हैं, पहले जो PLO था उसमें क्रिश्चियंस भी थे, सब मिले हुए थे, फिलिस्तीन जो पहले के रहने वाले थे, धीरे धीरे बदलाव हुआ और इसमें इस्लामिक हमास ने हावी हो गए। हमास जो है उसने फतेह, जो आपके यसर अराफात में पता है, PLO फतेह फैक्शन को भी उन्होंने डरा धमका के अपने को कब्जा कर लिया गाजा स्ट्रिप पे, और अभी वो वही काम वेस्ट बैंक में भी कर रहे हैं। तो ये खुद फिलिस्तीनियों के बीच में ये आतंकवादी गुंडागर्दी एलिमेंट है, जो एड आती है तो खा जाते हैं, जो अगर फतेह बात करते हैं सेकुलरिज्म की तो उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो ये असगर खान जी देखिए, ये बात इनकी तरफ से ये कही जा रही है कि भाई आप कौन है? असल में बोलूं तो हमास को कहना चाहिए आपको कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन होते हो अपने आप को दिखाने वाले कि भाई तुम धर्म के लड़ाके हो? तुम कैसे हो सकते हो? बाकी मुसलमानों को बर्बाद करने में हमास की भी तो पूरी भूमिका है। आप मानते हैं क्या नहीं मानते सर? शिवम भाई, मैंने एक बात भी ये बात नहीं कही, हमास ने कोई बहुत अच्छा काम किया जी। मैंने अपनी बात की इब्तिदा यहां से की थी कि जंग, खूंजनी, नफरत, इसके हम खिलाफ, और हर हालत में खिलाफ है, सभी जगह, सिर्फ उन मुल्कों में नहीं। अगर ये काम कोई भी हमारे मुल्क में हो, आसपास के मुल्क में, उस सब के खिलाफ है। असगर खान जी, मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस गति से, जिस स्पीड से हमास ये कार्य कर रहा है, लाखों लोग मर जाएंगे सर। जब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। मैं यही बात कह रहा हूं, जो बहुत वर्षों से इजराइल करता चला रहा था,
ये इसको जिसे आतंकवाद से जोड़ने की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, ये एक रिटेलिएशन है। सर आप अभी भी इसको रिटेलिएशन बोल रहे हैं। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो रिश्ते सुधरने के हालात ऐसे बन गए थे, सऊदी अरब की भी बात करें, बाकी देशों से भी इजराइल का ठीक हो रहा था, लेकिन हमास जानबूझकर नहीं चाहता था कि वहां पर अच्छे रिश्ते उनके हों। चक्रपाणी जी की पहले राय ले लेते हैं, फिर आप पे आते हैं। देखिए इसमें यही है कि मैं फिर आपसे कहता हूं, 1947 का नक्शा आप उठा के देखिए, जब हिटलर ने मार के निकाला और ये पानी के जहाज से बैठ कर आया, जमीन किसकी, तो नक्शे तो पुराने वो भी दिखा के बैठ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि भाई आप मेरी बात मानते नहीं, वो आज नक्शा उल्टा नहीं, दो फिलिस्तीन का हजारों साल पहला, देखो धर्मों से पुराना इतिहास है, धर्मों से पुराना इतिहास है। ठीक है, आपकी बात मैं ले ली। चक्रपाणी जी अब आप बोलिए, अब आप बताइए अपनी राय, आपकी राय। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जमीन के ऊपर ये बेसिकली एक तरह से जमीन और जियोपॉलिटिकल फाइट है बनिस्बत इसके की धर्म की। यहाँ पे बरगलाने के लिए आप कह रहे हैं कि हमास मुसलमान है, बिल्कुल नहीं है, इस्लाम ऐसी चीजें नहीं सिखाता है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि इजराइल यहूदी देश ना होता या वहां पर यहूदी ना रह रहे होते, वो भी उसी धर्म के होते जैसे पड़ोसी लोग थे, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा होता? आप कह रहे हैं धर्म की लड़ाई नहीं है, मुझे तो लगता है दुनिया को लगता है हो रहा होता। इराक और ईरान में लड़ाई रही, क्यों रही? ठीक है, सऊदी अरब और ईरान हमेशा लड़ते रहे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान अभी भी लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल, अगर दोनों के दोनों मुसलमान हैं। पाकिस्तान तालिबान से लड़ रहे हैं, वो तो बड़ा साफ है कि पाकिस्तान ने ऐसा सांप पाल लिया था कि अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तालिबान तो खैर पाकिस्तान तालिबान और अफगान तालिबान दोनों की बात करेंगे। ठीक है, आपकी बात समझ गए, आप धर्म से इसको नहीं जोड़ना चाहते हैं। यही सांप, बोलिए शिवम जी, यही सांप पैलेस्टीनी हमास के नाम पे पाल रहे हैं। अच्छा, और यही सांप हमास का इनको काटेगा। तो फिर उसके बाद जब काटता है तो रोते हैं। तो असगर खान जी से, सैयद असगर से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन अमितोष आप ये देखिए, अब ये कह रहे हैं धर्म की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये हमें तो धर्म की लड़ाई नजर आ रही है। और लेकिन यहाँ पर दो जो मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, मुस्लिम अधिवक्ता जो हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि भाई नक्शा पुराना उठा के देख लीजिए। यहूदी तो कहते हैं नहीं, हमारा इतिहास तो और पुराना है, इतने हजार साल उतने हजार साल पुराना है जितने हजार साल पुराना है। आपकी क्या रहेगी? फिर BS निगम साहब पे आऊंगा मैं। शिवम, अगर ये नक्शे उतारने की बात होती तो मैं फिर इंटरनेशनल रिजोल्यूशन पे चला जाता हूँ, और जब इंटरनेशनल रिजोल्यूशन पे इनके पास कोई शब्द नहीं बचेंगे, जैसा मैंने पुनः कहा था कि जब UN रिजोल्यूशन 242 हुआ था, इन लोगों ने नहीं माना। तो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, फिर पीस ट्रीटी हुई थी, तो भी हमास ने नहीं माना। और किसको रिटेलिएट और किसको डिफेंस कर रहे हैं शिवम? ये डिफेंस कर रहे उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि अहमद यासीन के द्वारा बनाई गई है, जो कि स्टैब्लिश करी गई मौलाना अल-अशरिया में, और जिन्होंने 7 अक्टूबर को नहीं बल्कि 6 अक्टूबर 1973 में एक वॉर था, याम किपुर वॉर, वो उस दिन को क्यों चुना 6 अक्टूबर को? अगर लड़ाई थी तो लड़ाई को इंटरनेशनल रिजोल्यूशन से सही करा जाता, इंटरनेशनल पीस ट्रीटी हो गई थी। लेकिन एक धर्म को विशेष को टारगेट करते हुए जिहादियों द्वारा एक ज्यूइश को होलोकॉस्ट करके अपना सिर्फ फैलाना, वाइड स्प्रेड करना ही ये हमास का टारगेट है। और आज मेरे को दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है कि यहाँ मुस्लिम स्कॉलर्स बैठ के उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को खत्म करने में जिहाद को मारता है। ठीक है, असगर खान का एक क्विक कमेंट, आपने उंगली उठाई, पहले आपका आप सपोर्ट नहीं कर। सिर्फ अभिषेक भाई से मेरा एक सवाल है, अमितोष, जिहाद और जिहादी की मीनिंग बता दे। जिहाद, मैं सबसे ये बात कह रहा हूँ, जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मजहब को बदनाम करने के लिए, सिर्फ अभी बता दें, मैं सारी चीजें इनकी मान लूंगा। जिहाद और जिहादी का मतलब बता दें। अमितोष से सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहते हैं आप दीजिए। मैं जवाब भी बताता हूँ। जिहाद जुल्म करने का नाम है या जुल्म को रोकने का नाम है, ये बता दें। जिहादी जुल्म करने वाले को कहते हैं, तो अगर मैं उस डिबेट पे जाऊंगा, मैं बेहतर उस डिबेट पे जा सकता हूँ, लेकिन वो मार्च से डिक्रीज होगी। और अगर इनको जिहाद के मतलब पता करना है तो इनको बहुत अच्छे से पता है, सूरत 9 आयत 5 कुछ कहना ही है। असगर खान जी, बिल्कुल आपकी मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा, आपकी मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा, बिल्कुल हम यहाँ पे कह रहे नहीं कर रहा। पर अगर संगठन नाम ही इस्लामिक जिहाद रख लेंगे तो क्या किया जाएगा? तब उसका उपाय क्या होगा? आप कहते हैं जिहादी लोग, नहीं ठीक है, उनकी राय, लेकिन संगठन नाम ही अगर इस्लामिक जिहाद रख लेगा तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, कोई कुछ भी नाम लिख ले, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि जिहादी लोग ये कर रहे हैं, नहीं कह सकते आप। वही तो बात है ना असगर खान साहब, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप देखिए वो नाम कोई और रखता है, जवाब किसी और को देना पड़ता है, आप जवाब दे रहे हैं। क्यों ना मिलके अगर एक इस्लामिक दुनिया से ही एक जवाब ऐसा आ जाए कि खंडन इतना जोरदार हो। ठीक है, कोई नहीं। BS निगम साहब, आपसे अगर मैं पूछूं, रॉकेट्स अगर दागे जा रहे हैं, अंडरग्राउंड टनल से वो हमले हो रहे हैं,
कूटनीति के हिसाब से भी यूएस पर भी कई आरोप हैं, रूस पर भी कई आरोप हैं, हर किसी पे आरोप है, पाकिस्तान पे आरोप है, पहले तालिबान को पालता था, फिर वही सांप उसको डसने लग गया, ऐसे ही अमेरिका पे भी आरोप है, हर देश पर आरोप है। लेकिन इस मामले पर आप अगर किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं पहले, तो किसको ठहराते हैं? यहूदी करें तो क्या करें? ना मारे मिसाइल, ना करें एयर स्ट्राइक, क्या करें? नहीं, अब देखिए, इजराइल का जो कदम है वो तो बिल्कुल सही है। किसी हर देश को अपना राइट होता है कि वो डिफेंड करे। उसके लोग मारे गए हैं और ऐसे खास मौके पर मारे गए हैं। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं, ये लड़ाई धर्म की घृणा की है। ये जो आप कह रहे हैं कि ये धर्म की घृणा की है। यहूदियों से दुनिया भर के लोग पहले 1947 से पहले भी घृणा करते थे। पहले जर्मन में तो कर स्पष्ट है, देखिए अंग्रेजी साहित्य यहूदियों की घृणा से भरा पड़ा है। ठीक है। और क्रिश्चियंस ने ये समझा, इसलिए उन्होंने थोड़ा समझौताबाजी किया। वरना आप मर्चेंट ऑफ वेनिस उड़ा के देखिए, क्या शाइलोक नहीं था यहूदी? उसको कितने बेइज्जती, कोर्ट तक ने बेईमानी उसके साथ की थी। तो ये वहां का इतिहास रहा है यहूदियों के साथ में। और आपका सवाल शिवन जी बिल्कुल सही है, ये कहां जाए? कहां जाए? जो मौलाना साहब कह रहे हैं कहीं भी जाए, कहां जाए? गलत 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 गलत। ठीक है, असगर खान जी आप पे आऊंगा, और भी पैनलिस्ट से पहले एक मैं उनकी राय लेता हूं। मेजर जनरल कारगी साहब, अब इन जो यहां पर एक आप समझिए असगर खान के द्वारा कहा गया, और पहले तो मैं कहूं सईद असगर साहब के तरफ से कहा गया कि भाई जहां जाना है जाएं, तो इतिहास वो बता रहे हैं कि आप नक्शा उठा के देख लीजिए। अब यहूदी भी क्या कोई नक्शा दिखा सकते हैं? आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कुछ ऐसा इतिहास उनका रहा होगा कि भाई 1000 पहले हमारा यहाँ था, हमें भगाया गया था, ऐसा कुछ हुआ था, तो जमीन तो हमारी हुई ना। शिवम, बहुत पहले हमने इस पर चर्चा की थी, और मैं एक आप लोगों का सईद असगर जी आप पे मैं आऊंगा, आप पे मैं इनके बाद आप पे ही आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। पहले कार्की साहब को बोलने दीजिए, फिर आप पे ही आ रहा हूं। कार्की जी पहले बोल ले, कार्की वो आप बोल। ठीक हो। हाँ, तो ये जो ज्यूज थे, ये इजराइल के ओरिजिनल ऑक्यूपेंट है, 3000 साल पुरानी जाती है। उसके बाद इनके ऊपर इजिप्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, आप जिसका नाम लीजिए, और उसका अंग्रेज, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन लास्ट, ये सब उनके ऊपर करते रहे और ये पूरे देश में बिखर गए। बल्कि जब ये बेबीलोनियन एम्पायर के अंदर आए थे, इनको उठा के वहां पे भेज दिया गया था। तभी मैं आपको पहले भी एक बार बताया, गाना है बोनियम, एक ग्रुप है जो गाता है, बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन देयर ही सैट डाउन, हाउ कैन वी सिंग अ सैड सॉन्ग इन द स्ट्रेंज वर्ड। ये कहते हैं कि हम बेबीलोन में बैठ के, एक नदी जो यूफ्रेटिस होगा उसके किनारे बैठ के एक दुख का गीत गा रहे हैं। एक अनजान देश में हम कैसे गाएं, हम कैसे खुश हों। ये थे यहूदी जो बिखरे हुए थे। और जब यूरोप और सब जगह गए, इन्होंने मेहनत की, पैसे थे, लेकिन इज्जत नहीं की। जैसे शाइलॉक का बताया था, हमेशा इनको शक की नजर से देखा गया और इनको खून चूसने वाला बोलते थे। और जो जर्मनी में हिटलर ने किया, आपको जग जाहिर है। उसके बाद जो ये ज़ियोनिस्ट मूवमेंट हुआ, इन्होंने बोला हम सब ठीक लोग हैं, हमें अपने देश क्यों नहीं मिलता। और अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने इनको प्रॉमिस किया था, बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था, इनको यहाँ जमीन दी गई थी। और फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं था। जो इस इलाके के रहने वाले लोग थे वो फिलिस्तीन करते थे। और ऑटोमन एम्पायर में काफी की जमीन थी, जो तुर्की सुर्की वाले लोग थे। और यहाँ पे लोग आके अपनी भेड़ बकरी, उसमें भी जो सबसे बड़ा डेजर्ट या रेगिस्तान का हिस्सा था, वो इन लोगों को दिया गया। इन्होंने अपनी मेहनत मुशक्कत से उस इलाके को हरा भरा किया, इंडस्ट्री लाए, प्रॉस्परस बने, रेगिस्तान में खेती करी, रेगिस्तान में मेहनत करी, ये बात। हाँ, कुछ लोगों का जो फिलिस्तीनी थी, उनका जगह कब्जा हुआ है। और वो हर धर्म के, हर मजहब के थे उस समय। इसीलिए मैंने उठाने को तो किसी पर भी उठा दें। सैयद असगर जी, आपकी बात में वापस आता हूं। देखिए, एक बात इन्होंने भी कही, बीएस निगम साहब पे तो आप ये नहीं आरोप लगाएंगे कि वो एक पूर्व राजनयिक थे, वो कूटनीति ज्यादा बेहतर समझते हो। यहाँ पर भी ऐसी बात रखेंगे कि भाई सभी का भला ही हो। आप क्यों इसको कह रहे हैं कि जाएं तो जहां जाएं, कहां जाएं? आप उनको कोई ठिकाना बताएंगे? मैं बता देता हूं। आप इंसानियत के नाते कोई जगह बताएंगे क्या उनको? सर बिल्कुल। पहले तो मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ना मैं किसी की बात को काट रहा हूँ। मैं इतना आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई धर्म की है और 4500 साल पुरानी है। उस वक्त यहूदियों का कोई नामो निशान नहीं था। पहले ये लड़ाई जो है ईसाइयों के साथ, 4500 साल पहले तो बहुत से धर्मों का नामो निशान नहीं था, तो फिर क्या यहूदियों पर क्यों आरोप लगा? नहीं, आप नहीं, पहले बात तो सुने सर। यहूदी थे, लेकिन वहां नहीं थे जहां लड़ाई हो रही थी। यरूशलेम में यहूदी नहीं थे।
ये कहाँ थे? बैतुल मुकद्दस सबसे पहले हजरत उमर को, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना असगर साहब, आपकी बात से कोई भी पैनलिस्ट यहाँ पर सहमत, मुझे अरे सर मैं आप पैनलिस्ट मुझे मतलब नहीं है, मैं तो इतिहास बता रहा हूँ। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए करिएगा, ठीक है, आप बोलिए ना, आप बोलिए, फिर चक्रपाणी जी पे आऊंगा। इसके बाद यहूद, हाँ, ईसाइयों ने खुद बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत उमर को दी थी, फिर 400 साल इस्लाम के पास रहा, फिर वापस ईसाइयों ने ले लिया, 100 साल लगभग ईसाइयों के पास रहा यरूशलेम। सलाउद्दीन अय्यूबी ने, उस वक्त यहूदियों का नामो निशान इजराइल में नहीं था। अच्छा। यहूदी यूरोपियन कंट्रीज में रहते थे, जर्मनी के अंदर रहते थे, जहां होलोकॉस्ट हुआ वहां मुसलमानों ने उनको नहीं मारा, एडोल्फ हिटलर ने उनको मारा और ऐसी यातनाएं दी। और उसके बाद उसने ये कहा कि मैं कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया से समझ ले कि यहूदियों को मैंने क्यों मारा था, वहां कोई मुसलमान नहीं था। तो आप हिटलर का समर्थन कर रहे हैं क्या? आप हिटलर का समर्थन कर रहे हैं? इस तरीके का बात कर रहे हैं कि मैंने इनको छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया, आप ये बता रहे हैं? ये सोच आप, ये क्या सोच दिखा रहे हैं कि मैंने अगर छोड़ दिया तो दुनिया जाने? ना 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 ना, ये तो बीएस निगम साहब की बात सही हो गई ना, ये तो बहुत ज्यादा घृणा दिखा दी आपने। क्यों छोड़ा? नहीं 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 नहीं, इंसानियत वाली बात करिए ना साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? उनको मैंने क्यों छोड़ा, ये दुनिया जान जाएगी है? नहीं नहीं नहीं, आप चाहते ही नहीं, आप तो चाहते हैं यहूदियों, आप तो एक पूरी नस्ल पर जो बच्चा आज पैदा हो रहा है कल पैदा होगा, यहूदियों को ही आपने बोल दिया। ऐसा होगा क्या चक्रपाणी जी? ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? शिवम भाई अगर वो शिवम भाई अगर हम असगर खान साहब आप पे आऊंगा, मैं आऊंगा चक्रपाणी जी के जवाब के बाद आऊंगा। सर आपको टाइम दिया सईद असगर जी, आपको मैंने टाइम दिया। आप पहले इनका चक्रपाणी जी का जवाब लेते हैं, फिर आएंगे। नहीं, घृणा वाली बात नहीं, पहले चक्रपाणी जी। देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, घृणा कभी हमेशा घृणा ही वापस लाएगी, और जो जिसके पास जो है वही दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहूदियों ने, इजराइल ने कभी शांति रखिए सईद असगर जी, मौका दिया आपको, नहीं किया है। ठीक है। हर युद्ध, चाहे वो यौम किपुर वॉर हो, चाहे वो 7 डे वॉर हो, चाहे वो 1948 में वॉर हो, या ये अभी हमास के 7000 रॉकेट हो, शुरुआत हुई है हमास से, शुरुआत हुई टेररिज्म से। क्विक कमेंट्स आपसे लेंगे, क्विक कमेंट्स चक्रपाणी जी। घृणा से, ठीक है, घृणा से निकालना बहुत जरूरी है। असगर खान साहब आप अपना कमेंट एक दीजिए, क्लोजिंग फिर आपसे करेंगे, फिर एक लास्ट कमेंट लेंगे, फिर खत्म करते हैं इसको। धर्म की लड़ाई है कि नहीं वो बात अब साबित हो ही रही है। क्योंकि बात अभी बार बार यहाँ ये आ रही है बात कि भाई वो लोग अपनी जमीन छोड़कर गए थे, फिर वो वापस आ गए, तो उन्होंने कौन सा गलत किया? मैं इसकी मिसाल अपने मुल्क से देता हूँ। हमारे मुल्क में हम इससे पहले थोड़ी कर रहे थे, इससे पहले और लोग थे, चाहे वो मुगल हो, चाणक्य हो, ब्रिटिशर्स हो। ब्रिटिशर्स की बात चले गए ना सर, अब तो चले गए। एक मिनट शिवम भाई, एक मिनट, अगर वो हमने उनको भगा दिया, जो गलत थे वो चले गए, जो आक्रांता थे उन्हें भगा दिया, भगा दिया ना। हालांकि उसमें भी कुछ ऐसी गलतियां रही कि जिन्होंने भगाया उनकी हत्या करी कुछ लोगों ने, और वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी भी मांगी रिटर्न। आप इसको बात को कहीं और लेके जा रहे हैं, आप कहीं और से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माफी मांगी, मुगल आए और फिर माफी मांगी, ये हुआ वो हुआ। एक क्विक कमेंट, ठीक है सर, आप इसको अब प्रेजेंट इतिहास से इस तरीके से ना जोड़ें। अमितोष साहब आपका रिएक्शन, आपकी बात ठीक है, घृणा की राजनीति जो भी है आपकी बात। अमितोष। शिवम, मैं 2 शब्दों में अपनी बात कहकर खत्म करूंगा, समझ में आ जाएगा। वो यही है कि आज यहाँ पर बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर्स जिनसे भारत माता की जय नहीं बोला जाता, जिससे वंदे मातरम नहीं बोला जाता, आज वो आतंकवादी हमसे ज्यादा हिंदुस्तान जिंदाबाद कोई नहीं कहता है। अरे हिंदुस्तान को आजादी, आपने तो अंग्रेजों से माफी मांगी थी, आपने अंग्रेजों से। चलिए तो बोल देते हैं ना, भारत माता की जय बोल देंगे, क्या बड़ी बात है अमितोष? आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? ये कहे पहले कि इन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। असगर खान जी ये कह रहे हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अमितोष आपको पूछना तो फिर पूछिए। ये कहें गांधी जी की हत्या की थी, ये बोले ये गांधी जी की हत्या, इस मामले में गांधी की हत्या का मामला कहां से आ गया? ये चलिए हम फिर भी कहते हैं गांधी की हत्या का मामला कहां से आ गया? मिसाइल चली, इजराइल से गिरी, वहां जाके वेस्ट बैंक में मस्जिद में जहां शरणार्थी थे, गांधी का मुद्दा उठा लिया आपने, माफी का मुद्दा उठा लिया। हम फिर भी कह देते हैं, हमने बार-बार कहा है, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, फिर भी कह रहे हैं। ठीक, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय गलत तो नहीं है ना सर? ये गांधी के हत्यारे, ये गलती नहीं मांगेंगे।
ये अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग ये गलती नहीं मानेंगे। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, बार बार कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे भारत माता की जैसे अचानक माहौल इतना बदल क्यों गया? ये कोई जय श्री राम का नारा तो नहीं बोला है ना साहब? हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भारत माता की जो भारत सरजमी है, मातृभूमि है, यही तो कहा जाता है ना, स्कूल में यही पढ़ते हैं ना, और क्या पढ़ते हैं? हमारी माँ एक है, देश रक्षा। अब क्या हो गया? हमारा मुल्क अलग है, हमारा वतन जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हम ये नहीं कहेंगे, ये सिर्फ हंसते रहेंगे। शिवम, इनकी पॉलिसी दूसरी है, ये अंग्रेजों से माफी मांगने वाले अच्छा लोग। ठीक है, आपकी बात ये है कि भारत माता से ये लेके इजराइल का मुद्दा कहां से कहां ले गए। अमितोष कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? आप पर फिर एक आरोप लगा दिया, माफी बोल दिया। इतनी सी बात कह रहा हूं कि जिस देश का टेरिटोरियल अगर ये डिसीजन होता, अगर टेरिटरी की लड़ाई होती तो वो ऑलरेडी रिजोल्यूशंस हो चुके थे, लेकिन अब ये टेरिटरी से धर्म की लड़ाई बन चुकी है। और आतंकवादी का समर्थन करना और आतंकवादी संगठनों का समर्थन करना किसी भी तरह से राष्ट्र हित में राष्ट्रीयता नहीं होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुद्दा कहां से कहां चला जा रहा था, लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ कि सभी ने संभाल लिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बीएस निगम जी का, असगर खान का, सैयद असगर का, मेजर जनरल अभय कार्की का, कमांडर चक्रपाणी का और अमितोष पारिक का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे, फिर ऐसे मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन कैसे? अगर मस्जिद के अंदर बैठकर वहां पर कमांड सेंटर बनाया जाता है, वहां से हमले किए जाते हैं और इजराइल अगर वापस हमला करता है और नागरिक मरते हैं, तो फिर हल्ला किस बात का, रोना किस बात का? फिर कल लौटेंगे, ऐसा एक और मुद्दा मैं आपके लिए लेके आऊंगा शाम को 7 बजे। जवाब तो चाहिए में केवल और केवल सुदर्शन न्यूज में। देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।